अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं जी मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर वोवन फैब्रिक्स, और लर्निंग आउटकम में अभी तक आप देख चुके हैं। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ फैब्रिक ज्योमेट्री। हमने बेसिक्स फैब्रिक ज्योमेट्री की पढ़ी, देखी कि फैब्रिक ज्योमेट्री क्या होती है, इसको चेक करने की क्या ज़रूरत होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन वी कैलकुलेटेड द यार्न डायमीटर एंड फैब्रिक थिकनेस। हमने यार्न डायमीटर के मुख्तलिफ फार्मूलाज देखे, एग्जांपल की फैब्रिक थिकनेस कैसे फाइंड की जाती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखे हमने। वी कैलकुलेटेड द कवर फैक्टर, यार्न क्रीम एंड फैब्रिक एरियल डेंसिटी। हमने कवर फैक्टर निकालने का फार्मूला, यार्न क्रीम का फार्मूला देखा, और फैब्रिक एरियल डेंसिटी या जीएसएम कैसे फाइंड किया जाता है उसका फार्मूला देखा। अब नेक्स्ट जो है जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट वोवन फैब्रिक ज्योमेट्रिकल मॉडल्स, के वोवन फैब्रिक के ज्योमेट्रिकल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, अब वो हम देखेंगे। ये ब्रीफ सा एक ओवरव्यू आपको दूंगा जो अभी तक हम देख चुके हैं फैब्रिक ज्योमेट्री में। लूम स्टेट पे फैब्रिक किस तरह से होता है और फैब्रिक आफ्टर वॉशिंग किस तरह से होता है। देन हमने देखा कि इसके क्या फ़ायदा है फैब्रिक ज्योमेट्री फाइंड करने का। यार्न डायमीटर, अगर अज्यूम करें कि वो सर्कुलर है तो वो सर्कुलर यार्न डायमीटर किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। उसमें यार्न डायमीटर जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है लीनियर डेंसिटी ऑफ यार्न, जो कि डिपेंड कर रही होती है जितने इसके अंदर फाइबर्स हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स पे, और एक फाइबर की फाइननेस कितनी है, ठीक है। तो एवरेज ले लेते हैं फाइबर फाइननेस और नंबर ऑफ फाइबर्स ले लेते हैं, उस लिहाज से हम इसकी यार्न की लीनियर डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज आपने देखे, डायमीटर इंचेस में फाइंड करना हो तो किस तरह करेंगे, डायमीटर मिलीमीटर में फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। देन एक एग्जांपल थी हमने वो की जिसमें हमने यार्न डायमीटर इंचेस में फाइंड किया और मिलीमीटर में भी। फैब्रिक थिकनेस क्या चीज़ होती है, वार पर वेफ्ट यार्न किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलेस हो रहे होते हैं, और थिकनेस का क्या फार्मूला होता है वो भी हमने देखा, मिनिमम फैब्रिक थिकनेस और मैक्सिमम फैब्रिक थिकनेस के लिए। देन हमने फैब्रिक थिकनेस के लिए एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने फैब्रिक की थिकनेस फाइंड की थी। पहले हमने डायमीटर कैलकुलेट किया था और देन हमने उसकी मिनिमम फैब्रिक थिकनेस और मैक्सिमम फैब्रिक थिकनेस फाइंड की थी, जिनके फार्मूले हमने पीछे दिए थे उनके ज़रिए। कवर फैक्टर के बारे में पढ़ा कि कवर फैक्टर क्या होता है, ठीक है जी। उसका फार्मूला देखा हमने, और यार्न क्रीम के बारे में भी हमने देखा कि यार्न का क्रीम क्या होता है, उसको किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। और लास्ट में हमने जो फिफ्थ पैरामीटर था हमारा फैब्रिक ज्योमेट्री का, ठीक है जी, उसको हमने देखा जो था एरियल डेंसिटी, जीएसएम। एक स्क्वायर मीटर के अंदर फैब्रिक, एक स्क्वायर मीटर के अंदर उसका कितना वजन है ग्राम्स में, इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है ये भी हमने फार्मूला देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जी वोवन फैब्रिक ज्योमेट्रिकल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले वोवन स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। द वोवन फैब्रिक ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन देयर बिहेवियर। तो वोवन फैब्रिक की ये एक सिंगल लेयर फैब्रिक है, ये टू लेयर फैब्रिक है, इसकी जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होती है, ये शेप होती है, इसका इसके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि ये किस तरह से फैब्रिक बिहेव करेगा आगे किसी भी चीज़ के अंदर, या कहीं भी जिसकी जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है वहाँ पे इसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो जो बिहेवियर है वो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हम रीइंफोर्समेंट मटेरियल की बात करें, मसलन कंपोजिट्स हैं, कंपोजिट्स के अंदर वोवन फैब्रिक्स को यूज़ किया जाता है एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो अगर हम कंपोजिट्स की बात करें
तो हम देखेंगे कि ए गुड रीइंफोर्समेंट मटेरियल इंश्योर्स बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कि अगर हम एक अच्छा रीइंफोर्समेंट मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी। ठीक है, तो अच्छा रीइंफोर्समेंट मटेरियल कौन सा होता है, उसको कैसे चेक करना है, उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें उसको उसकी शेप को और उसके पैरामीटर्स को समझना जरूरी है। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंटरनल ज्योमेट्री ऑफ अ वोवन फैब्रिक। अब इसकी जो इंटरनल ज्योमेट्री है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग इसीलिए जरूरी है। The internal geometry of a fabric refers to the spatial orientation of yarns in the structure of a woven fabric। अब internal geometry क्या होती है, वो होती है जी orientation of yarn। दो धागे हैं, ये इनकी किस तरह की orientation है, ठीक है, इसकी फैब्रिक की स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपकी जो इंटरनल ज्योमेट्री है वो हमें बताती है। अब ये सिंपल प्लेन वोवन फैब्रिक है, इसमें दो यार्न्स हैं, वार्प और वेफ्ट। ठीक है, इसकी इंटरलेसिंग शो की गई है सिंगल लेयर प्लेन वोवन फैब्रिक में। इस तरह ये इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन में ये जिस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ब्लैक जो है ये वार्प अप को शो करता है और वाइट जो है वार्प डाउन को शो करता है। अच्छा, इस साइड पे अगर मैं एक साइड के क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इसको हम ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, और अगर इस साइड के क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूं इसको हम लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, जैसे ये डिज़ाइन में शो किया गया है। बाइंडिंग वेव ऑफ वेफ्ट यार्न ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, और ये जो लंबाई में है या लेंथ वाइज है बाइंडिंग वेव ऑफ वार्प यार्न लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वार्प यार्न जो होता है वो वर्टिकली होता है लूम के ऊपर, और जो वेफ्ट होता है वो हॉरिजेंटल होता है। तो फैब्रिक के दो क्रॉस सेक्शंस बनते हैं, ठीक है, जिसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी आगे बात करेंगे मॉडल में तो फैब्रिक के क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में इसको अगर हम कट करके यहाँ से इमेज लें तो हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि वार्प और वेफ्ट के धागों का किस तरह का बिहेवियर है, या इस साइड का क्रॉस सेक्शन लेंगे या इस साइड का क्रॉस सेक्शन लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्रॉस सेक्शन मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। इसी तरह से ये सिंगल लेयर के लिए था, ये टू लेयर फैब्रिक है। टू लेयर फैब्रिक का भी सिमिलरली इसी तरह से दो क्रॉस सेक्शन होंगे, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और दूसरा ट्रांसवर्स होगा। ये टू लेयर फैब्रिक का डिज़ाइन दिखाया गया है, इसमें दो लेयर्स हैं, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली। इसी तरह ये दूसरी डायरेक्शन में भी दो ही लेयर्स हमें क्रॉस सेक्शन में नजर आएंगी। अच्छा, इसको बाइंडिंग वेव कहते हैं, ये जो आपको ये नजर आ रहा है यानी इसको बाइंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये अब एक डायरेक्शन में बाइंडिंग वेव ऑफ, ये इस डायरेक्शन में बाइंडिंग वेव ऑफ वेफ्ट यार्न है और इस डायरेक्शन में बाइंडिंग वेव ऑफ वार्प यार्न है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। इसी तरह यहाँ भी शो किया गया है। फैब्रिक ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग से या स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है जी? वी कैन प्रेडिक्ट मैक्सिमम सेट ऑफ फैब्रिक, कि मैक्सिमम कितने धागे होंगे उसके अंदर, ये हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उस फैब्रिक की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से होगी जब वो फैब्रिक बनाया जाएगा, ये हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग फैब्रिक परफॉर्मेंस, फैब्रिक परफॉर्मेंस उसकी फील या उसका फॉल किस तरह का होगा, अगर हमें फैब्रिक की ज्योमेट्री का पहले पता हो तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है कि हम वी कैन डेरिवेट द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स सच एज क्रिम्प एंड वीव एंगल। तो मुख्तलिफ जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं जैसे उसका क्रिम्प है और वीव एंगल है, हम उनके दरमियान भी रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ यार्न क्रॉस सेक्शन। अब हम कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल्स देखेंगे। सम बेसिक ज्योमेट्रिकल मॉडल्स ऑफ वोवन फैब्रिक्स। इसमें सबसे पहले है जी पियर्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ज्योमेट्री। ये मॉडल पियर्स ने 1937 में दिया था।
और देन इसके बाद उसने एक और दिया जिसको पियर्स मॉडिफाइड मॉडल विद एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसमें यान जो है उसको सर्कुलर अज्यूम किया गया, इसमें एलिप्टिकल। नेक्स्ट उसने केम्प ने दिया रेस ट्रैक क्रॉस सेक्शन, और लास्ट में था जी हर्ल ने दिया लेंटिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ज्योमेट्री उसने प्रपोज किया। थोड़ी सी इनकी डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, ये 1937 में पियर्स ने फ्लेक्सिबल थ्रेड मॉडल पेश किया। ठीक है जी। ये जो मॉडल है, सॉरी, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज कन्वीनियंट फॉर द कैलकुलेशंस, स्पेशली वैलिड फॉर ओपन स्ट्रक्चर। ये जो मॉडल है ये ज़्यादातर ओपन स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें ड्रॉबैक क्या था, द अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कि ये अज्यूम किया गया है कि यान का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और यान की डायरेक्शन यूनिफॉर्म होती है। परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है यान, एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, यान को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आर ऑल अनरियलिस्टिक। ये सारे पैरामीटर्स अनरियलिस्टिक हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अजम्पशंस काफ़ी ज़्यादा थी, विच लीड्स टू द लिमिटेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मॉडल, जिसकी वजह से इस मॉडल की एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है ये सारी मसले हैं, इस वजह से उसने अपना एक और मॉडल पेश किया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, पियर्स रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम एंड प्रपोज्ड एन इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन बेस्ड ऑन थ्योरी एज शोन इन फिगर 5। उसने कहा जी कि यान ठीक है सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। उसने नेक्स्ट मॉडल अपना पेश किया। अच्छा, ये जो है मॉडल जो नेक्स्ट उसने पेश किया, जिसमें उसने क्रॉस सेक्शन यान का एलिप्टिकल लिया, इसमें भी कुछ फॉल्ट्स थी, लिमिटेशंस थी। ठीक है, मसलन ये जैम स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर्स के लिए था, और कुछ और एरर थे इनमें। इसके बाद नेक्स्ट केम्प था जी, एक रिसर्चर, उसने 1958 में मॉडल पेश किया, रेस ट्रैक मॉडल जिसको कहते हैं। ये परफेक्ट था, मोर सूटेबल था फॉर जैम स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे डेंसिटी फैब्रिक की ज्यादा होती है। अच्छा, इस मॉडल में क्या था जी, उसने कहा यान जो है उसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। उसने ये एक रेक्टेंगल बनाई और दो सेमी सर्कल लेके उसकी साइड्स को क्लोज कर दिया उसने। ठीक है, और बाकी जो उसके पैरामीटर हैं उसकी कैलकुलेशन उस लिहाज से उसने की। देन लेंटिकुलर ज्योमेट्री मॉडल आया इसके बाद 1978 में बाय हर्ल। अब इसने क्या किया जी, इसने कहा जी द कर्वेचर ऑफ क्रॉसिंग यान विल क्लियरली बी रिड्यूस्ड एज द क्रॉस सेक्शन बिकम्स फ्लैटर। उसने कहा जब क्रॉस सेक्शन जो इनका है उसके ऊपर आपकी फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं तो इसका जो कर्वेचर है वो मज़ीद फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो उसने इस तरह की शेप दी, लेंटिकुलर या जो आपकी आई होती है उस तरह की भी शेप। उसने कहा यान की जो शेप है वो इस तरह की होती है, लेंटिकुलर शेप। अच्छा, ये तो थे जी तीन मॉडल, जिसमें पियर्स के दो हैं। इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि पियर्स का मॉडल था सर्कुलर और एलिप्टिकल शेप का। ये उसकी प्रॉपर्टीज थी, इनकम्प्रेसिबल, फ्लेक्सिबल एंड यूनिफॉर्म कर्वेचर इंक्लूडिंग लीनियर एंड सर्कुलर और एलिप्टिकल यार्न सेगमेंट्स। इट वाज वैलिड फॉर ओपन फैब्रिक्स। देन केम्प ने दिया मॉडल रेस ट्रैक, इट वाज वैलिड फॉर जैम्ड फैब्रिक्स। उसके बाद हर्ल ने पेश किया लेंटिकुलर, इट वाज आल्सो वैलिड फॉर जैम्ड एंड कंप्रेसिव फॉर द कंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटेंड थ्रेड्स। ये थोड़ी सी डिटेल्स आप खुद भी स्टडी कीजिएगा, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो कुछ आप खुद स्टडी करेंगे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको चीज़ें कुछ क्लियर भी होंगी इसे खुद स्टडी करने से। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद।
अच्छा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।